नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे DU-ET एमएससी एंट्रेंस 2021 के ग्रुप थ्योरी के सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस ग्रुप थ्योरी से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज अपन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। बाकी 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएँगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे थे और कुछ क्वेश्चन रियली में अच्छे क्वेश्चंस थे। यानी कि एक तो क्वेश्चन पूछा गया था रूट ऑफ यूनिटी, ग्रुप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट और प्राइम पावर ऑफ जो nth रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ये इस पे आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए और ये आइडेम्पोटेंट वाला और सब ग्रुप वाला, ये दोनों क्वेश्चन ईजी क्वेश्चंस थे। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है, वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे सब ग्रुप पे जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है उस पे बेस्ड था और एक सब ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लेके है। तो सब ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेम जेएनयू 2020 में पूछा गया। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। देखो, सेम क्वेश्चन जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ था, तो वो सेम क्वेश्चन वहाँ पे आ गया था और उसी का सेम स्टेटमेंट इस डीयूटी वाले पेपर में भी आ गया था। इसका मतलब ये कि आप बाकी सभी पेपर भी सोल्व करते रहें कि जेएनयू के और डीयूटी के तो आपस में लिंक रहते ही रहते हैं और बीएचयू और सीयूसीटी के आपस में लिंक रहते हैं। तो अभी आगे पता चलेगा कि बीएचयू का एग्जाम कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पर ये पेपर आप जरूर सोल्व करें। इन दोनों का आपस में लिंक है और जेएनयू और डीयूटी के क्वेश्चन है वो आपस में लिंक रहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि कोई एलिमेंट ए है वो किसी ग्रुप जी में है, अगर वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए को सेटिस्फाई करे तो अपन उस एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जी कैसा ग्रुप है जिसमें नॉन सिंगल मैट्रिक्स है ओवर द रियल ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि 2x2 की रियल मैट्रिक्स हैं और वो नॉन सिंगुलर है। जी इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है कि जी के अंदर वो सारी मैट्रिक्स आएंगी ए 2x2, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ए आई जे 2x2 मैट्रिक्स आएंगी सच दैट कि जो ए आई जे हैं वो कहाँ से हैं, आर से हैं। और साथ में कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो जी इस प्रकार की मैट्रिक्स का क्या है, ग्रुप है। जी इज द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल ऑफ ऑर्डर 2, देन द नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी आर। तब इस जी के अंदर कैसी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, पहली बात तो है कि जी के सारे भी जो भी एलिमेंट होगा जी का वो कैसे होंगे, वो मैट्रिक्स है 2x2 की। तो आपको पूछा कि वो सारी मैट्रिक्स बताओ जो आइडेम्पोटेंट है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए को सेटिस्फाई करने वाली कितनी मैट्रिक्स होंगी पूछा है। और साथ में कंडीशन क्या है कि ए के डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड all those matrices which satisfies, तो कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आइडेम्पोटेंट इनवर्टिबल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट इनवर्टिबल मैट्रिक्स। आपको एक रिजल्ट पता होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट भी है और इनवर्टिबिलिटी भी है तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। देखो, इसका मतलब क्या, अपन को वो सारी मैट्रिक्स बतानी है। पूछा था नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी, तो जी के अंदर कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, यानी जी के अंदर कितनी मैट्रिक्स होंगे जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करे साथ में। अब ये तो कंडीशन फुलफिल है ही है, क्योंकि जी के अंदर जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है ही है। तभी तो जी का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से लिया गया कि 2x2 की मैट्रिक्स ए आई जी सारी रियल है और डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉन जीरो। तो यानी अब अपन ये प्रूव कर देंगे कि कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल भी है प्लस आइडेम्पोटेंट भी है, आइडेम्पोटेंट है, तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। अब कैसे अब आइडेंटिटी बन जाएगी, तो आपको पता है आइडेंटिटी तो हर ग्रुप में क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि एक ही होता है। अब देखो, साथ ए पहली बात तो कैसी है, आइडेम्पोटेंट, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है। दूसरा ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं, एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट क्यों है, क्योंकि इन्वर्टिबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू है, अपन दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए विच इज इक्वल्स टू आई। तो ये आई इंटू ए विच इज इक्वल्स टू आई, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू आई। तो ए कैसी बन गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अपन ए को लेके कैसे चलाता है, आइडेम्पोटेंट थी वो और इन्वर्टिबल थी, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना जी है उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जो ए स्क्वायर इक्वल टू को सेटिस्फाई करेंगे वो नंबर में कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि अपन को पता है कि हर ग्रुप के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो अपन जो भी मैट्रिक्स लेंगे वो इन्वर्टिबल भी हो, आइडेम्पोटेंट भी हो, वो फाइनली क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज ऑल गिवन कंडीशन इन जी आर इज इक्वल्स टू 1, तो एक ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे एक हुआ। तो इसमें बस सिंपल सा पता होना चाहिए था आपको कि कोई मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, और ये नॉन सिंगुलर देने का मतलब यही था कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर का यूज अपन ये कर लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यूनिक होती है, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये जो क्वेश्चन है ये जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे भी सेम यही स्टेटमेंट था। वहाँ पे 2 स्टेटमेंट थे, नीचे वहाँ पे 3 दिखा, तो वहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट भी लिखाया था, वो रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल एसेरेशन एंड द अदर इज रीजन। तो पहला जो स्टेटमेंट कथन क्या बोलता है कि ए ग्रुप जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ 2 प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि कोई ग्रुप है वो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, 2 प्रॉपर सब ग्रुप के। लिखा ना कि ग्रुप जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ 2 प्रॉपर सब ग्रुप। दूसरा बोलता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज 2 प्रॉपर सब ग्रुप। अब दूसरा स्टेटमेंट, आप ये जो रीजन दे रखा है इसको तो आप पढ़ते ही सोच सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए ग्रुप जी हैज 2 प्रॉपर सब ग्रुप, कि जरूरी नहीं किसी ग्रुप के पास 2 प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये बात तो ट्रू है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट आर है वो ट्रू तो है, तो जहां जहां पे आर को फर्स्ट दे रखा है वो गलत कर दो। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए तुक्के मारे वो भी सोच समझ के, क्योंकि आपको पता है किसी ग्रुप के पास कोई जरूरी नहीं है कि 2 प्रॉपर सब ग्रुप हो। एग्जांपल देख लो, Z7 ले लो, Z7 के पास 2 प्रॉपर सब ग्रुप नहीं, इसके पास तो टोटल सब ग्रुप आइडेंटिटी और Z7 खुद ही है, तो उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। और आप Z21 ले लो, तो उसके पास Z3 भी है, Z7 भी है, Z1 भी है, पर 2 प्रॉपर सब ग्रुप मिल गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर सब ग्रुप मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, तो स्टेटमेंट आर तो करेक्ट। अब इसका पहले वाले से क्या लेना देना है, इसको करने के लिए अपन को पहले वाले को सोल्व करना पड़ेगा। पहले वाला बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट या जो फर्स्ट असर्शन दे रखा है कि ग्रुप जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ 2 प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि जी को आप 2 प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते। अपन मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल अपन ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो बात ये मानो कि जी कोई ग्रुप है और लेट एच एंड के बी 2 सब ग्रुप ऑफ जी, ये दो इसके क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी। अब 2 सब ग्रुप है और दोनों प्रॉपर है, प्रॉपर प्रॉपर B2 प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, ये 2 क्या है इसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं। अपन मान लेते हैं कि जी को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसा, जी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू एच यूनियन के अपन लिख सकते हैं, सपोज दैट लेट इफ पॉसिबल, अपन ऐसा मान लिया कि अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि एच यूनियन के इज ग्रुप, एच यूनियन के इज ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। ये तभी पॉसिबल होता है, एच कोई भी 2 सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, उसका यूनियन ग्रुप तभी बन पाएगा जब या तो एक दूसरे में कंटेन हो, या पहला दूसरे में, या दूसरा पहले में, या तो एच के में कंटेन हो या के एक एच के अंदर कंटेन हो। अब देखो एच और के क्या है, 2 जी के प्रॉपर सब ग्रुप हैं और जी इक्वल टू एच यूनियन के है, और जी आपको पता है कि ग्रुप है, इसका मतलब एच यूनियन के भी क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2 सेट ए और बी इक्वल आ जाए तो जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो इसके पास भी होगी। तो जब ये ग्रुप है तो एच यूनियन के भी ग्रुप बनेगा, जब एच यूनियन के ग्रुप बनेगा तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि एच यूनियन के इज ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। इसका मतलब क्या होगा, या तो एच के अंदर कंटेन होगा या के है वो एच के अंदर कंटेन होगा। जैसे ही एच के कंटेन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एच यूनियन के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच यूनियन के क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज जी क्या आएगा, जी इक्वल टू या तो के आएगा और जी इक्वल टू एच आएगा। और जबकि अपन क्या बोल रहे हैं, एच एंड के तो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, पर यहाँ तो दोनों क्या आगे इक्वल आ गए, तो प्रॉपर वाली बात गलत, प्रॉपर सब ग्रुप है। और जबकि यहाँ पे तो क्या आ रहे, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि एच और के तो अपन प्रॉपर सब ग्रुप लेके चले थे, यहाँ पे अपन को क्या मिल रहे हैं, वो एच और जी दोनों क्या आ रहे हैं, जी के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात पॉसिबल नहीं, इसका मतलब जी को एच यूनियन के बराबर में लिखना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है ना आपको ये बात, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपन को पता है कि एच यूनियन के ग्रुप तभी बनाता है जब एच या तो के में कंटेन हो या के एच के अंदर कंटेन हो। पर यहाँ पे अगर अपन ये कंडीशन लगा देते हैं तो इसका मतलब जी या तो के इक्वल आ जाता है या जी एच इक्वल आ जाता है। तो जैसे दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, जी प्रॉपर सब ग्रुप वाली कंडीशन को फेल कर देगा, और जैसे प्रॉपर कंडीशन वाली फेल हो जाएगी तो उसका मतलब अपना यह मानना कि अपन जी को 2 प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पर आप देख रहे हैं कि इसके प्रूफ में अपन ने जो जी इक्वल टू एच यूनियन के, इसके प्रूफ में कहीं भी अपन ने ये प्रूफ नहीं करा कि अपने को 2 प्रॉपर सब ग्रुप मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अपन कोई भी 2 एच के लेके चल सकते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो अपन ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो भी कोई जरूरी नहीं कि अपन आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ सेकंड स्टेटमेंट का कोई भी लिंक नहीं है आपस में। इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले से रिलेट क्यों नहीं करता है, क्योंकि पहला तो बात करता है कि 2 सब ग्रुप के यूनियन के रूप में नहीं लिख पा रहा, और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसके पास 2 प्रॉपर सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो आपको ऑब्वियस बात है कि किसी भी ग्रुप के पास 2 प्रॉपर सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है, बट आप यूनियन के रूप में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, इसका प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कैसे भी करके इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जैसे Z21 के रूप में अपन ने लिखा था, इसके 2 प्रॉपर सब ग्रुप मिल गए Z3 एंड Z7, तो आप Z21 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Z3 यूनियन Z7, ये दोनों एक दूसरे से जनरेट हो जाएंगे, तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका यूनियन के रूप में लिख पाए या नहीं लिख पाए। पर आपको एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था कि आप जी को यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू n1 यूनियन n2 यूनियन n3 अप टू फाइनाइट। ये क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं जहाँ पे सारे ni कैसे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। दूसरी बात,
और क्या होगा कि एन आई इंटरसेक्शन एन जे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं। और इस केस में जी कैसा होगा, जी इज अबेलियन। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। अगर जी अबेलियन होता है तो वो अपने प्रॉपर सब फाइनाइट प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, और उसमें कॉमन सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। और अगर आप जी को फाइनाइट यूनियन प्रॉपर सब ग्रुप के रूप में लिख पा रहे हो, और सारे जी कैसे जो सब ग्रुप है वो कैसे हो, नॉर्मल हो, और उनमें आइडेंटिटी कॉमन हो, तो जी उस केस में क्या बन जाएगा, अबेलियन बन जाएगा। तो ये रिजल्ट मैंने आपको जब जेएनयू का पेपर सोल्व कराया था तो उसमें भी लिखाया था, और यहाँ पे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जी अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ। जी को आप ऐसा लिख सकते हैं, और साथ में ये जो लिख पा रहे हैं इनमें कंडीशन क्या है कि सारे एन आई तो नॉर्मल होना चाहिए, उनमें कॉमन सिर्फ आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो जी आवेदन हो जाएगा, अगर जी आवेदन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इफ एंड ओनली फिर रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, आपको समझ आई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, प्राइम रूट ऑफ यूनिटी वाला और एक क्वेश्चन और है प्राइम पावर वाला, वो दोनों सोल्व करेंगे। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।